हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नो द लो विद हरप्रीत। आज हम इस लेक्चर में हिंदू ज्वाइंट फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, को पार्सनरी एंड रूल ऑफ सर्वाइवरशिप इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। अगर ये जो है हम सबसे पहले ये मेन मेन टर्म्स हैं ये हम कवर करेंगे, देन उसके बाद हम जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट देखेंगे, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो है ये सब कुछ जो टर्म्स हैं वो जरूरी है समझना। ठीक है, ये जो है अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो बाद में जो है हमें इजी समझ आ जाएगा, तो उसमें जो है इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इस लेक्चर में हम सिर्फ ये सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि बाद में हमें इजी हो पढ़ने में। ओके, तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। फर्स्ट, हिंदू ज्वाइंट फैमिली। देखो, हिंदू ज्वाइंट फैमिली क्या होती है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें पहले। देखो, जिसमें ग्रेट ग्रैंडफादर आ गए, ग्रैंडफादर आ गए, ठीक है, उनके बेटे आ गए, उनके जैसे दो बेटे हैं, ठीक है, दो बेटे हैं, इनकी वाइफ है, ठीक है, इन दोनों की जो है वाइफ भी है। अब इन बच्चों की जो है बच्चे हैं, ठीक है, सन डॉटर हो गई, इनके तीन जैसे लगा लो, सन है, ठीक है, देन डॉटर है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली का एक नॉर्मल सा आंसर ये है, जिसके अंदर जो है सारे रिलेशन रहते हैं। जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है, दादा हो गए, दादा रहते हैं, दादी रहती है, ठीक है। अब फादर मदर, ठीक है, जैसे ताऊ ताई, चाचा चाची, ताऊ ताई के बच्चे हो गए, चाचा चाची के बच्चे हो गए, ठीक है, उसके बाद बच्चों के बच्चे हो गए। तो ये सब जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में आता है। ठीक है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है मेनली क्या होती है, सारे रिलेशंस जब एक घर में रहते हैं साथ में, ठीक है, तो इसको बोला जाता है हिंदू ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल यहाँ भी है, जैसे इसमें फादर देन मदर। अब फादर और मदर की जो है तीन बच्चे हैं, एक सन वन, सन टू, और डॉटर जो है वो अनमेरिड है। अब सन वन की जो है वाइफ भी है, और अब इसमें जो है इनके बच्चों के जो इनके बच्चे हैं उनकी जो है वाइफ भी है, वो ये दोनों जो है मैरिड है। ओके, अब देखो ये सब जो है ना हिंदू ज्वाइंट फैमिली के हैं, सारे मेंबर है ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली के। ठीक है, सारे मेंबर है ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली के। अब इसमें एक चीज देखो, अब जब डॉटर जो है वो अनमैरिड है, तो वो जो है मेंबर रहेगी अपने फादर की हिंदू ज्वाइंट फैमिली की। ठीक है, बट अगर ये डॉटर मैरिड हो जाती है, इसकी शादी हो जाती है, ठीक है, तो ये जो है मेंबर जो है किसका रहेगी, कौन सी हिंदू ज्वाइंट फैमिली की रहेगी, वो फादर की रहेगी या अपने हस्बैंड की रहेगी। तो ये जो है अपने हस्बैंड की जो उसकी फैमिली होगी ना हिंदू ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, उसकी ये मेंबर रहेगी, ना कि ये अपने फादर की रहेगी। अगर अनमैरिड है तो ये फादर की मेंबर रहेगी, फादर की हिंदू ज्वाइंट फैमिली की मेंबर रहेगी। अगर ये मैरिड हो जाती है, शादी हो जाती है इसकी, तो इस अपने हस्बैंड की जो उसकी फैमिली होगी उसकी ये मेंबर रहेगी, फिर वो अपने फादर की फैमिली की नहीं रहेगी। अब इन केस अगर इस लड़की की, ठीक है, अगर इस लड़की की जो है शादी हो गई, उसका हस्बैंड जो है उसे छोड़ के चला गया, ठीक है, डिजर्शन हो गया, या फिर इसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो ये जो है अपने वापिस अपने फादर की जो है घर में रहने लग गई। तो अगर ये वापिस अपने फादर के घर में रहने लग गई, तो ये जो है मेंबर कहलाई जाएगी अपने फादर की हिंदू ज्वाइंट फैमिली की। ठीक है, ना कि फिर हस्बैंड की। जब तक वो शादी के बाद हस्बैंड के घर में है तो हस्बैंड की हिंदू ज्वाइंट फैमिली में कहलाई जाएगी। अगर इसका डिवोर्स हो जाता है, इसका डिजर्शन हो जाता है, ठीक है, या कुछ भी उसकी डेथ हो जाती है इसके हस्बैंड की, तो ये अगर वापस अपने घर में अपने ही फादर के घर में जाएगी, तो वो जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली की मेंबर कहलाई जाएगी फादर की। ओके, अब देखो, कॉमन मेल एंसेस्टर इज मस्ट। बिफोर 1956 में जो है
बोला गया था कि कॉमन मेल एंसेस्टर जो है वो जरूरी है, कर्ता जो होगा वो हमेशा मेल एंसेस्टर होगा, फीमेल नहीं होगी। लेकिन अमेंडमेंट के बाद बोला गया कि फीमेल भी अब जो है एंसेस्टर हो सकती है, फीमेल भी जो है कर्ता हो सकती है। ठीक है, तो दोनों को अब राइट है, मेल फीमेल को, कि वो जो है दोनों में से कोई भी जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली के जो है कर्ता हो सकता है। अभी जो हमने पढ़ा, इफ डॉटर मैरिज देन डॉटर इज नॉट अ मेंबर ऑफ पेरेंट हिंदू ज्वाइंट फैमिली, शी बिकम अ हस्बैंड ऑफ ज्वाइंट फैमिली। ऑल मेंबर हस्बैंड वाइफ सन अनमैरिड डॉटर सन वाइफ सन सन्स वाइफ इज हिंदू ज्वाइंट फैमिली। If son married with unknown, sorry, if son married with non-Hindu girl, then son ceases to a part of Hindu joint family or he is not a member of Hindu joint family. अगर जो सन है उसने जो है शादी कर ली नॉन हिंदू गर्ल से, अदर कास्ट में जो है उसने शादी कर ली, तो उस सन को जो है सीज कर दिया जाएगा, मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा हिंदू ज्वाइंट फैमिली से। फिर वो जो है मेंबर नहीं रहेगा हिंदू ज्वाइंट फैमिली का। ठीक है, अब एग्जिस्टेंस और कंटिन्यूएंस क्या रहेगा हिंदू ज्वाइंट फैमिली का? अगर वन मेल मेंबर भी होगा ना, वन फीमेल मेंबर, ऑल मेल ऑल फीमेल, तो इन सबका एक ही है कि उनके पास जो है क्रिएशन ऑफ मेंबर होना चाहिए बाय बर्थ, एडॉप्शन, मैरिज, और कैपेसिटी होनी चाहिए इन लोगों के पास अपनी फैमिली को क्रिएट करने की, तभी जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है वो कंटिन्यू में चल सकती है। ओके देन देखो, हिंदू ज्वाइंट फैमिली में एक मेन चीज है, उसको देखो। एक घर में जो है सब रह रहे हैं, जो मैंने बताया, सब हस्बैंड, हस्बैंड की वाइफ, उनके बच्चे, ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंड मदर, ये सब जो है वो रह रहे हैं। ठीक है, एक घर में रह रहे हैं तो सेम फूड है, सेम उनकी वर्शिप है, सेम एस्टेट है। ठीक है, सब कुछ सेम है। अगर इन केस अब फादर और मदर हैं, ठीक है, इनके दो बच्चे हैं, दोनों सन है, सन वन एंड सन टू। ठीक है, दोनों की शादी हो रखी है। ठीक है, अब एक जो लड़का है उनका वो रह रहा है दिल्ली, और दूसरा जो है वो रह रहा है गोवा अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चों के साथ। ठीक है, अब देखो, लेकिन उनका क्या है, फूड चाहे जो भी है वो डिफरेंट है। ठीक है, उनकी वर्शिप डिफरेंट है, अलग अलग जगह पर वो जो है वर्शिप जो है वो डिफरेंट कर रहे हैं, अपनी पूजा जो कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की जो है सेम एस्टेट रहेगी। जो इनका राइट है ना इस प्रॉपर्टी में वो सेम रहेगा, सेम एस्टेट रहेगा। तो इसको जो है अगर ये अलग अलग भी रह रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स नहीं है, ये हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सेम एस्टेट जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए अगर अलग अलग भी रह रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम ये बोल सके कि ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स नहीं है, सॉरी हिंदू ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स ये जो है नहीं है। ठीक है, ये जो है मेंबर रहेंगे। ठीक है देखो गाइस, एक चीज देख लो, जो हम आगे पढ़ेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में ना, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों जो है सेम होते हैं। ठीक है, ये हम आगे की जो इससे अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम उसमें कवर करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेम रहेगी और हिंदू ज्वाइंट फैमिली सेम रहेगी। ठीक है, कुछ एक छोटा सा डिफरेंस है वो हम थोड़ा आगे देख लेंगे। ठीक है, तो बस इतना याद रखो कि जो भी है इसमें सब कुछ सेम रहता है, अगर सेम एस्टेट है ना तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या ज्वाइंट फैमिली का मेंबर रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं को पार्सनरी। को पार्सनरी का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट प्रॉपर्टी या एंसेस्टर प्रॉपर्टी, पूर्वजों की प्रॉपर्टी। ठीक है, उसको बोलते हैं को पार्सनरी, कि जो हमारे एंसेस्टर होते हैं उनकी प्रॉपर्टी। फर्स्ट जनरेशन जो है उसका जरूरी है जिंदा रहना, और ये जो है अप टू
फोर्थ जनरेशन हम देखेंगे इसका, ठीक है, कि शेयर ज्वाइंटली बाय डिसेंडेंट टाइपली विद इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, कि इसमें जो है कैसे हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो डिसेंडेंट है उसको कैसे कैसे जो है प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो है वो जाएगी, ठीक है। तो वो फोर्थ जनरेशन तक हम सिर्फ देखेंगे। जैसे देखो, फादर सन 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 सन्स, ये सब, ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन तक यहाँ पर है, लेकिन हम कहाँ तक काउंट करेंगे, सिर्फ फोर्थ जनरेशन तक। ये जो है ये को पार्टनर है, ये फिफ्थ जनरेशन जो है ना वो को पार्टनर नहीं है, तो हम सिर्फ फोर्थ तक देखेंगे। देखो, जैसे अब इसमें ये ट्री है, ठीक है, फादर जो है उसका जिंदा रहना जरूरी है, ठीक है, वो जिंदा है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो फादर है, वो तो जिंदा ही है, ठीक है। अगर इस बीच में, अगर ये जो थ्री जनरेशन है ना, अब इस बीच में जो है इसकी डेथ हो जाती है और इसकी डेथ हो जाती है, लेकिन ये जो है अलाइव है, ये जिंदा है, ठीक है, तो ये भी हम को पार्टनर ही बोलेंगे कि ये भी हमारे को पार्टनर है, ठीक है। अगर बीच में किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको भी काउंट करेंगे। फर्स्ट जनरेशन का जरूरी होता है जिंदा रहना, और हमेशा वहीं से ही हम काउंट करेंगे, जो पहले ही जिंदा होगा, अलाइव होगा, वहीं से ही काउंट होगा। और अगर बीच में किसी की डेथ हो जाती है तो ये नहीं है कि हम उसकी डेथ का जो, अगर उसकी जो प्रॉपर्टी का हिस्सा जो है वो किसी और को दे देंगे, ऐसा नहीं होता। हम उसको भी, ये दो जनरेशन जो मर गई है इसको भी हम काउंट करेंगे। अब देखो, अगर इन केस फर्स्ट जनरेशन जो है, ये हमने यहां से देखा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है, ये फोर्थ है। अब फोर्थ जनरेशन मतलब हमारी कहां तक आई, यहां तक, ठीक है। अब फादर जो है वो जिंदा नहीं है, सेकंड जनरेशन भी जिंदा नहीं है, थर्ड जनरेशन भी जिंदा नहीं है, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है वो हमारी अलाइव है, ठीक है, अलाइव है। तो जो काउंट होगा, ठीक है, जो जनरेशन काउंट होगी फिर वो यहां से काउंट होगी, क्योंकि ये जो फोर्थ जनरेशन है वो तो जिंदा है ना, तो यहां से काउंट होगी। अगर बीच में किसी की डेथ हो जाती है ये नहीं है, इसका मतलब हम वहां से काउंट करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट अलाइव और सेकंड अलाइव, तो हम वहीं से ही काउंट करेंगे, ठीक है। लास्ट का जो, अगर जो जिंदा है फिर हम वहां से देखेंगे कि कौन कौन जो है फोर्थ जनरेशन में को पार्टनरी में आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। देन थर्ड देखो, अगर फादर है, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन देखो, फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहां से जो है हम फोर्थ जनरेशन तक देख रहे हैं तो यहां तक आएगा, ठीक है। अब जो है फादर जिंदा है, फादर अलाइव है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन अलाइव नहीं है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन डाइड है, फोर्थ जनरेशन भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर खत्म होती है हमारी को पार्सनरी। जब यही जिंदा नहीं है तो हम आगे की जनरेशन कैसे काउंट कर सकते हैं फिर। अब सिर्फ फादर अलाइव है, फादर जो है वो ही जी रहा है, अब इसके नीचे और कोई जी ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है को पार्सनरी खत्म हो जाती, ठीक है। अगर ओनली फादर जो है अलाइव है इन फोर जनरेशन में, तो सिर्फ फादर को देखा जाएगा और जनरेशन जो हमारी होगी को पार्सनरी की वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट अलाइव इन बिटवीन सीज्ड पर्सन इज ऑल्सो काउंट, ठीक है, इसको हम काउंट करेंगे पर, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, लेकिन हम इन लोगों को काउंट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अगर मर गए हैं तो किसी की भी जो हिस्सा है किसी को नहीं जाएगा, सिर्फ फादर ही जो है वही सिर्फ सोल ओनर रहेगा प्रॉपर्टी का, और किसी को प्रॉपर्टी जो है नहीं जाएगी, को पर्सनली यहीं पर ही खत्म हो जाएगी अगर यहाँ पर ये जो है जनरेशन मर जाती है, ठीक है। फोर्थ देखो, फादर जो है अब नहीं है, ठीक है, फादर की डेथ हो जाती है। अब यहां तक जो थी
फोर्थ जनरेशन वाले देखो यहाँ तक है, ठीक है। अब इस बीच में फादर डेथ है, सॉरी फादर जो है वो अलाइव नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन हम कहाँ से काउंट करेंगे फिर? यहां से। फादर के नीचे ये जो सन है वो तो जी रहा है ना, तो यहां से काउंट करेंगे हम, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन मैंने बताया कि उसका अलाइव होना जरूरी है, जो अलाइव होगा वहीं से ही हम फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर बीच में कोई किसी की डेथ हो गई है तो ये नहीं है कि हम उसको काउंट करेंगे कि वो फर्स्ट जनरेशन है, ऐसा नहीं है। अगर फादर के नीचे जो अलाइव होगा ना फर्स्ट जनरेशन में, वो हम काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमारी जनरेशन जो है यहां तक आती है। फर्स्ट जनरेशन जी रही है, सेकंड जी रही है, अब थर्ड जो है वो जो है मर गया, ठीक है। फोर्थ जो है वो जी रही है। अब देखो फोर्थ जी रही है तो अब जो है को पार्सनरी, अगर फिर यहां तक अगर कोई नहीं जिएगा तो इसके नीचे जो जितनी भी जनरेशन होगी ना फोर, वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर ही ये मर जाता है ना तो हमारी यहाँ पर को पार्सनरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्या बोला गया है, एज लॉन्ग एज पर्सन सर्वाइव देन दे हैव राइट ऑन प्रॉपर्टी एंड को पार्टनर, मतलब जो जिएगा उसको ही प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका ही सिर्फ राइट होगा प्रॉपर्टी पर, ठीक है, वही को पार्टनर होगा, ठीक है। तो जो जिएगा उसको ही प्रॉपर्टी मिलेगी। आफ्टर दैट द राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड को पार्टनर ऑल्सो एंड, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका उसका जो राइट है प्रॉपर्टी पर वो भी खत्म हो जाएगा, और को पार्टनर जो है वो भी खत्म हो जाएगा, कि वो जो है अब उसका कोई राइट नहीं है, अब वो कोई भी उसका हिस्सा नहीं है, अब ना ही वो पर्सन जो है को पर्सनल कहलाया जाएगा। इसको अब देखो, ये जो है हमारा को पार्सनरी है, जो हम बार बार अगर बात करेंगे ना को पार्सनरी, तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी, को पार्सनर की प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर जहां ये वर्ड आएगा तो बस एक बात याद रखना, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप में क्या बोला गया है, अभी जो मैंने बताया, जो जिएगा जो सरवाइव करेगा वही जो है उसको जमीन मिलेगी, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। मतलब मीन्स दैट ज्वाइंट हिंदू फैमिली इफ अ मेंबर डाई देयर शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी, family property automatically passes to the survived members rather than being inherited by heirs। मतलब अगर कोई पर्सन जो है, जो मैंने बताया, इसका मतलब क्या है, जो जिएगा उसको प्रॉपर्टी मिलेगी, ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप हमें पता चल रहा है, जो हाँ अगर मैं जीऊंगी मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है। तो अगर उसके बीच में अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, क्या उसका शेयर जो है किसको जाएगा, ये मेन बात है। तो इसका शेयर जो है ना किसी को नहीं जाएगा, इसका शेयर जो है इसकी वाइफ को, इसके बच्चों को, ठीक है, इसकी वाइफ को, वाइफ की जो पेरेंट्स है या इसके फादर है, ठीक है, ग्रैंडफादर है, किसी को नहीं जाएगा, ठीक है। जो जिएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है फिर उसको मिलेगी, ये नहीं है कि उसके एयर्स को मिलेगी, नो एडिट अदर, किसी और को नहीं मिलेगी, ठीक है। द प्रॉपर्टी गोज डायरेक्टली टू अदर फैमिली मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ को पार्सनरी, ये जो प्रॉपर्टी है, जो मर जाएगा उसकी प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्ट अदर मेंबर को चली जाएगी, फैमिली मेंबर को, जो कि को पार्सनरी के अंडर में आ रहा है, जो को पार्सनरी जनरेशन में आ रहा है उसको जो है वो प्रॉपर्टी जाएगी, किसी और को नहीं जाएगी। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फादर है, फादर के दो बच्चे हैं, ठीक है। फादर के पास जो है 5 एकड़ जमीन है, ठीक है। तो दो बच्चे हैं इसके, जिनकी दोनों की मैरिज है, सॉरी दोनों की जो है शादी हो रखी है, उनकी वाइफ भी है। अब 5 एकड़ जो जमीन है इसने जो है हाफ हाफ ना, इक्वल इक्वल दोनों बच्चों को दे दिए, 2.5 2.5, ठीक है। उसके बाद अब इसके बच्चे, दो बच्चे, फिर इसके बच्चे, इसके बच्चे, फिर इसके बच्चे, ठीक है। तो 4 जनरेशन कहाँ तक जा रही है, यहां से फादर, यहां से फिर इसकी सेकंड, थर्ड, फिर यहां से फोर्थ, सेम
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ जनरेशन तक जो है वो को पार्टनर है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इस तरह से हमें पता चलता है फोर्थ जनरेशन तक कि कौन जो है को पार्टनर में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। अब देखो, आफ्टर रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, abolished प्रॉपर्टी डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट। इसका मतलब क्या है? सर्वाइवरशिप जो है उसको प्रोहिबिट कर दिया गया, उसको जो है हटा दिया गया। ठीक है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप को हटा दिया गया। प्रॉपर्टी होगी वो डिवोल्ड होगी बाय टेस्टामेंट्री या इंटरस्टेट से। देखो मोटा मोटा हम टेस्टामेंट्री और इंटरस्टेट जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब छोटा सा। ठीक है, बाकी ये जो है हम डिटेल में आगे की वीडियोस में हम अपना जो है कवर करेंगे डेफिनेशंस में। देखो, टेस्टामेंट्री में जो हमारी विल बनाई जाती है, ठीक है, मरने से पहले जो है विल बनाई जाती है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन को जाएगी। ठीक है, और इंटरस्टेट का क्या मतलब होता है कि मरने से पहले कोई जो है विल नहीं बनाई कि मेरी जो वसीयत, उसने जो है वसीयत नहीं बनाई कि मेरी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। ठीक है, तो अगर जब पता नहीं है कि उसने जब विल ही नहीं बनाई है कि प्रॉपर्टी किसको जाएगी, तो वो जो है सक्सेशन से जो है डिवोल्ड होगी, तो इसको बोलते हैं इंटरस्टेट। जैसे अब देखो, फादर है, ठीक है, फादर है, उनकी जो है वाइफ है, उसकी जो है उसका जो है एक सन है, एक डॉटर है। ठीक है, और उस सन का जो है दो बच्चे भी हैं। ठीक है, अब देखो उसकी जो है फादर की प्रॉपर्टी है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो किस किस को जाएगी? फादर को 1/4 चली गई। ठीक है, 1/4 मतलब फादर को जाएगी, उसकी वाइफ को जाएगी, उसके एक बच्चे को जाएगी, लड़के को, उसकी एक डॉटर को, तो चारों में चली गई। 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4, 1/4, ये 1/4 और इसका 1/4। तो ये समझ आया? अब देखो, अब जो इनका सन है वो सेपरेट हो गया। ठीक है, वो चला गया अपनी प्रॉपर्टी लेके, तो जो उसकी 1/4 थी, वो 1/4 वो कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा? एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो गई ना इसकी। ठीक है, अब ये कैसे आगे देगा? देखो, 1/6, 1/4 को जो है 4 में इसने डिवाइड करना है, एक अपने पास, एक वाइफ के पास, और दोनों सन के पास। तो 1/16, 1/16, और यहाँ पर भी 1/16, 4 में डिवाइड हो गई। देख, ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। ठीक है, अब इस सन की जो ये है, S1 की डेथ हो जाती है। ठीक है, S1 की जो है डेथ हो गई, तो अब जो S1 की जब डेथ हुई, तो अब इसकी जो प्रॉपर्टी है 1/16 जो इसकी प्रॉपर्टी थी, अब वो कैसे डिसॉल्व होगी, किस तरह से वो जो है जाएगी? तो वो जो है इंटरस्टेट से जाएगी, मतलब सक्सेशन से जाएगी। कैसे? देखो, 1/16, देखो इसमें एक चीज देखना कि ना जो हम आगे के लेक्चर में जो है सारे रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी रूल्स हैं, किस तरह से जो प्रॉपर्टी है कैसे कैसे जो है डिवोल्व होगी, ठीक है, वो सब हम जो है आगे के लेक्चर में सब अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ये सिर्फ अपने दिमाग में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बिठा लो, एक रूल है इसके अंदर। ठीक है, कि अगर इस पर्सन की मेल एंसेस्ट, अगर मेल जो है मेल की अगर डेथ हो गई, तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिसॉल्व होगी? बाय सक्सेशन से। 1/16 प्रॉपर्टी थी इसकी, अब इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी एक वाइफ को जाएगी, इसके दोनों बच्चों को जाएगी, और उसकी मदर को जाएगी। ये रूल है। ठीक है, 1/16 को *4 से डिवाइड कर लोगे, *4, तो 1/64 आ जाएगा। तो 1/64 इसकी चली गई वाइफ को, दोनों बच्चों को, और इसकी मदर को। ठीक है, देखो, इफ सन मेक्स अ विल बिफोर दैट दे प्रॉपर्टी गोज टू दैट पर्सन हुज नेम मेंशन। ठीक है, अगर सन ने जो है प्रॉपर्टी में लिखा, अगर सन ने जो है विल बनाई है कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस पर्सन को जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी उसको चली जाएगी। अगर उसने विल नहीं बनाई, तो वो प्रॉपर्टी जो है बाय सक्सेशन से जाएगी, मतलब 1/16 * 4, 1/64 हो गया, जो कि मैंने बताया किस किस को, दोनों सन को, वाइफ को, और मदर को। तो इस तरह से जो है
डिसीज्ड पर्सन की जो है प्रॉपर्टी का सक्सेशन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई हो। अब लास्ट टॉपिक पर, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और हिंदू ज्वाइंट फैमिली, जो मैंने बताया था कि इन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, देखो क्या है, वरना ये दोनों एक सेम ही है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ लॉ एंड इट इज मोस्टली यूज्ड विद रिगार्ड्स टू इनकम टैक्स एंड लॉ ऑफ सक्सेशन। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है वो मोस्टली देखी जाती है किसमें, कि उसकी इनकम टैक्स में और लॉ की सक्सेशन में, कि किस तरह से जो है सक्सेशन प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। और हिंदू ज्वाइंट फैमिली में जो है वो बेसिकली एक फैमिली का सेटअप देखा जाता है, जिसमें वेयर जनरेशन लिव टुगेदर, एक साथ जो है सब रहते हैं, एंड दे ऑल डिसेंडेंट फ्रॉम द कॉमन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ठीक है। जैसे ग्रैंडफादर हो गए, फिर पेरेंट्स, फिर चिल्ड्रन, फिर सन, फिर डॉटर, ये जो है सब इनके कॉमन कॉमन है ना ये, तो कॉमन कॉमन जो आ रहे हैं, तो वो बोला गया है कि जो साथ में लोग रहते हैं उनको जो है हिंदू ज्वाइंट फैमिली बोला गया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो हैविंग अ को पर्सनरी राइट इन द एंसेस्टर प्रॉपर्टी, जो उनकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें हमेशा उनका बाय बर्थ जो है वो राइट रहता है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी में उनका राइट रहेगा ही रहेगा, जितने भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हैं, जो हमने पढ़ा 4 जनरेशन वाला, ठीक है। So basically, everyone should have birthright in a co-personary, in some ancestral property. So the property is what bind HUF persons together. ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टी होगी उनकी, वो बाय बर्थ से जो है उनका राइट रहेगा एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, ये रेजिडेंस इज व्हाट बाइंड ऑल ऑफ देम टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं उनको बोला गया है हिंदू ज्वाइंट फैमिली। बट इन मैनी केसेस में अगर देखा जाए तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली जो है इज ऑल्सो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बात वहीं पर ही आ गई सारी घुमा फिरा के, कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली होती है वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोली जाती है। तो इन दोनों, ये जो दोनों होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सब कुछ समझ आया हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपको जितनी भी टर्म्स है वो सब हेल्प करेंगी आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट को जो है पढ़ने में। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।